बैटरी नहीं थी क्या? चलो। तो उसी कंटेक्स्ट में जो है आपका विरोध किया जाता है। प्रेम सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? आपका जो है प्रेम का मतलब सिर्फ तो मम्मी पापा से स्टार्ट होता है। सबसे पहले माँ ही होती है जिसके संपर्क में आप लोग आते हो। 9 महीने आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, पापा को हटा नहीं रहा हूँ। मैंने कहा सबसे पहले कहा, मैंने ये नहीं कहा कि सबसे पापा नहीं होते करके। शब्दों को समझो, सेंटेंस को समझो। तो मतलब सबसे पहले माँ ही होती है ना। आपका जो है योगदान पापा का भी होता है। और 9 महीने सबसे पहले पेट में पाल करके, तो सबसे पहला धन्यवाद प्रेम के प्रति यदि बनता है तो किसका बनता है? आपका इस दुनिया में आने के लिए मम्मी पापा का बनता है। तो शुरुआत वैलेंटाइंस की प्रेम के कंटेक्स्ट में देखें तो वहाँ से होती है। भाई बहन होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, क्लोज फैमिलीज होती है। फिर आपका समाज के जो आपके क्लोज नियर एंड डियर वो सभी होते हैं, है ना। एक इसलिए प्रेम को कबीरदास जैसे लोगों ने परमात्मा कहा हुआ है। 2.5 अक्षर प्रेम का, ठीक है। पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। कबीरदास ने बहुत गहरी बात कही है प्रेम के बारे में कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। जो प्रेम को पढ़ लिया उससे बड़ा पंडित कोई हो नहीं सकता है। प्रेम का मतलब आप हर एक चीज़ से प्रेम करो। ये नहीं कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है या मेरा पापा है इसलिए प्रेम करें। प्रेम अनकंडीशनल्स होना चाहिए, है ना। हम प्रकृति के हर एक चीज़ से प्रेम करें। जब तक किसी जीव से खतरा ना हो तब तक उस जीव को भी ना मारे। प्रकृति का नियम है कि जहाँ पे आपको सर्वाइव करना है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमें कई जगह करना पड़ता है। लेकिन जब तक उस जीव से खतरा ना हो, आपकी जान को या आपके किसी कारण से बीमारी उमारी का कोई खतरा ना हो, तब तक हम उसको भी नुकसान ना पहुँचाए। तो प्रेम एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा क्या है, इसलिए प्रेम को परमात्मा कहा। मेरे हिसाब से तो प्रेम का मतलब परमात्मा है। जब पूजा करते हो और आपके दिल में प्रेम नहीं है तो परमात्मा की पूजा का कोई मतलब नहीं है। हर एक चीज़ से प्रेम करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे मम्मी है या मेरे पापा है या मेरे भाई है, बहन है या मेरे रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है। आ रही ना बात समझ में? तो प्रेम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले वैलेंटाइंस ने उस कॉन्टेक्स्ट में दिया होगा। फिर उसके बाद होता क्या है कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब हम 14+ होने लगते हैं तो एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है हमारा, अपोजिट नेचुरल अट्रैक्शन है। उसमें कुछ भी, और वो भगवान ने ही दिया है। यदि हम मानते हैं कि भगवान ही हमें बनाया है तो वही भावनाएं भी 14 साल के बाद हमारे में उत्पन्न होना स्टार्ट होती है किसी अपोजिट सेक्स के प्रति। तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। अरे बस कानूनी रूप से आप 18 साल प्लस है तो अपने हिसाब से जीवन जीने का आपको अधिकार दिया गया। 14 साल में उतनी समझ उत्पन्न नहीं होती है ना। इवन 18 साल में भी नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अलग अलग डिपेंड करता है, कोई परिस्थितियों पे परिस्थितियाँ डिफाइन करती कि आप कितने जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, है ना। कठिन परिस्थितियाँ हैं तो बच्चा जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो लेकिन लीगली आपको डिफाइन किया गया है कि 18 साल के बाद अपना जीवन आप अपने हिसाब से जीने के लिए फ्री है। आपको कोई बाउंडेशन, मम्मी पापा भी आपको लीगली बाउंड नहीं कर सकते। प्यार से समझा सकते लेकिन लीगली बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस कानूनी जो स्वतंत्रता मिली उसका इस बात को ध्यान रखना है कि आपके किसी व्यवहार के कारण से कहीं मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी को पापा समाज में ही रहना है तो कुछ समाज ने नैतिक नियम बनाए हुए, तो उन नियमों को भी कोशिश करनी है कि फॉलो किया जाए। यदि वो लॉजिकल है तो, मैं कहता हूँ लॉजिकल है तो, है ना। लॉजिकल किस बेस पे कि कोई भी ज़बरदस्ती आपको किसी चीज़ से करने से रोक नहीं रहा है ना। कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अधिकार नहीं है 18 साल के बाद स्वतंत्र रूप से यदि 2 लोग अपनी मर्जी से आप साथ में घूम रहे। 18 साल हो गई उम्र कानूनी रूप से। यदि 18 से कम है तो कानूनी रूप से आपको पुलिस मना कर सकती है या फिर कोई भी समाज का बुजुर्ग हो सकता है कि मना करे कि बेटा आपकी अभी उम्र नहीं हुई है। तो उसके बाद आप 18 साल जब हो जाओ तो उसके बाद अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हो। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और कानून की कानूनी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन 18 साल के बाद आपको कोई भी ज़बरदस्ती यदि 2 अपनी मर्जी से
है ना, घूम रहे हैं और इससे लग रहा है कि आपकी स्वतंत्रता के कारण से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। मैंने फिर से कहा कि स्वतंत्रता आपकी वहीं तक सीमित है जहाँ तक किसी को नुकसान ना हो, है ना। आपकी खुशी के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन उस खुशी से किसी तीसरे को या दूसरे को दुख ना हो, दर्द ना पहुँचे। अदरवाइज हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को दर्द दे रहे हैं तो फिर वो भी गलत है। हाँ, हमें अपने खुशी के लिए जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन उस खुशी के कारण किसी को दर्द या दुख ना पहुँचे, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 18 साल के बाद अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखने को स्वतंत्रता के कारण से किसी को नुकसान ना हो। यदि लग रहा है कि अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा वहाँ पे उनके समाज में जिसके कंटेक्स्ट में थोड़ा सा लग रहा है कि नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। आई ना बात समझ में। लेकिन अपनी लाइफ भी अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो ये सब चीज़ों को देख करके आपको क्या करना है, तो वैलेंटाइंस डे में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसको बस सही सेंस में सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। हाँ, बाज़ारवाद ने फिर से, जो आज अखिलेश सर ने भी आप लोग को बताया होगा, कि उसको थोड़ा सा दूसरा रूप दे दिया, उपभोक्तावाद, बाज़ारवाद, कि हम ज़बरदस्ती बड़े बड़े गिफ्ट, यदि फ्रेंड्स है और गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा एक्सपेक्ट किए, कोई बात नहीं, जितनी इसकी हैसियत हो अपने हिसाब से दे रहा है, कोई बात नहीं। चॉकलेट भी दे दिए, चाहे 1 रुपये की हो, चाहे 10 रुपये की, चाहे 50 की, चाहे 100 की। यदि दिल से आपने दिया है तो सभी की वैल्यू बराबर है ना। यदि किसी ने 1 रुपये की चॉकलेट भी दिया है और किसी ने 100 रुपये की दिया है, लेकिन दोनों की भावनाएं समान है, दिल से दिया है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, इसलिए कहा जाता है कि गिफ्ट की कीमत नहीं नीयत देखी जाती है। आ रही बात समझ में। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को समझें, लेकिन आज की डेट में बाज़ारवाद के कारण से और फिर सोशल मीडिया के कारण से इतना ज़्यादा दिखावा हो गया है कि हम एक्सपेक्टेशंस करने लगे हैं कि हस्बैंड है, वाइफ है, तो वाइफ एक्सपेक्ट करेगी कि मुझे बड़ा महंगा गिफ्ट दे। तो यदि हस्बैंड का उस समय बजट नहीं है और सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है और नहीं दिया, फिर मुंह फुला के बैठ गए, ठीक है, मेरी पत्नी नहीं है वैसी ठीक है लेकिन कई लोग को मैंने देखा है, या फ्रेंड्स है, आप लोग, सामने वाला महंगा गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने 10 रुपये की चॉकलेट ही पकड़ा दी। यदि सामने वाला समझदार होगा तो वही उसके लिए क्या हो जाएगा, महंगा गिफ्ट बन जाएगा। लेकिन वही है कि बाज़ारवाद और उपभोक्तावाद और सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा कर दिया है कि चीज़ें, हर चीज़ पैसे या उसके हिसाब से देखी जाने लगी है, तो ये गलत है ना। ये सब तो पूंजीवाद की देन है, बाज़ारवाद की देन है। ये चॉकलेट डे मनाया, रोज़, चले रोज़ दे तो ठीक है, बेचारे के कम से कम रोज़ पैदा करने वालों का कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन चॉकलेट डे बड़ी गरीब कंपनियां बनाती है, तो चॉकलेट की बिक्री उस दिन क्या हो गई, बढ़ गई। तो फ़ायदा किसको हुआ सबसे ज़्यादा, कंपनी को हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट आया है, मैं तो इसको बिल्कुल ही बकवास मानता हूँ। जो गिफ्ट मतलब है कि अपनी मर्जी से जो भी दे दे। अब किसी के पास जाओ, किसी के 100 रुपये ही देने की औकात है, 100 रुपये उसके बजट अप्लाई कर रहा है, पॉकेट अप्लाई कर रहा है, 100 रुपये का गिफ्ट ही उसके लिए काफ़ी। लेकिन दिखावे के चक्कर में, अरे यार 100 रुपये दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो जबरदस्ती 1000 रुपये पकड़ाना पड़ता है। हो सकता है कि 1000 रुपये मेरे बजट का भी हिस्सा ना हो, बच्चे की फीस देनी हो, और लेकिन वहाँ जाना भी ज़रूरी है, और 100 रुपये का दूंगा तो मैं अपने आप को क्या फील करता हूँ। तो ये समाज ने जबरदस्ती कुछ ऐसे, और वो किन्होंने बनाए, बड़े लोगों ने बनाए, अब अंधाधुन हम क्या कर रहे हैं, उसका फॉलो कर रहे हैं। जिसके पास करोड़ों जायदाद है, पैसा है, उसको वो बड़ा गिफ्ट दे करके उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक, जैसे आज की डेट में प्री मैरिज सेरेमनी या जो भी शूट होता है आपका, जो है प्री बर्थडे शूट होने लगा, पता नहीं प्री क्या क्या होने लगा, ठीक है, फिर पोस्ट भी होने लगा। तो ये सब कहीं ना कहीं जो पैसे वाले उनके चोचले हैं। अब उसको जबरदस्ती मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अडॉप्ट करके अपने खर्चे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ईएमआई के जाल में फंसते जा रहा है। बैंक लोन दे रहा है कि भैया लोन लो और शादी करो, फिर जीवन भर चुकाते रहो। तो आप शादी करने के लिए कुछ लोगों का साथ होना और जाके मंदिर में प्यार से शादी कर लोगे तो शादी मानी जाएगी, उसके लिए जबरदस्ती दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में। लेकिन हमने बाज़ारवाद, उपभोक्तावाद के कारण से शो ऑफ की लाइफ, समाज क्या बोलेगा, समाज तेरे को खाने देता है क्या। आज बोलो मैं बीमार पड़ा हूँ, 5 लाख रुपए एडमिट करने के लिए चाहिए, कोई देगा तुम्हें। वही रिश्तेदार जो तुम्हारे शादी में आकर के, बर्थडे पार्टी में आके खा पी के जाते हैं और 2 कमियाँ भी निकाल लेती कि रसगुल्ले ठीक नहीं थे, निकालते कि नहीं निकालते। उन्हीं रिश्तेदारों से कभी ज़रूरत पड़ेगी तुमको इमरजेंसी में, तो 1 रुपये नहीं देने वाले उन लोग,
और उन्हीं समाज को हम लेकर के बोलते हैं समाज में मेरी इज्जत है, समाज क्या कहेगा क्या क्या नहीं कहेगा, उसी के लिए हम लोग जीने की कोशिश करते हैं। अजमा के देख लेना, अभी जाके फ़ोन करना निकल कर कि यार 10,000 की ज़रूरत है, थोड़ा हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है, कौन रिश्तेदार कितने रिश्तेदार तुम्हारी हेल्प करते देखते है ना। एक आध दो क्लोज फ्रेंड तुम्हारा कर देगा, ठीक है, माँ बाप कर देंगे, कहीं से भी किडनी बेच करके कर देंगे, लेकिन दूसरा चाचा ताऊ मामा मामी जितने भी हैं ना, होंगे कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल छोड़ करके कोई करने वाला नहीं है, ब्लॉक कर देंगे फ़ोन नंबर 2 बार फ़ोन करोगे तो। जिस समाज के लिए हम जीने की कोशिश करते, कोई समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होता है जब ज़रूरत पड़ती है तो, और उसी समाज की इज्जत के चक्कर में हम ऑनर किलिंग कर डालते हैं। ऑनर किलिंग समझते हो ना, बताया तो था, इज्जत के लिए मार देना, अपने जिस बच्चे को पैदा किया उसी बच्चे को मार देते समाज में इज्जत के लिए। ठीक है, उसने कुछ गलत कदम उठा लिए, हो सकता है गलत कदम उठाया तो उसमें भी तुम्हारे परवरिश की गलती कहीं ना कहीं, पहली जिम्मेदारी खुद की बनती थी। मेरा बेटा बिगड़ता है, मेरे बच्चे बिगड़ते तो पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैंने उसको सही तरीके से परवरिश नहीं दी होगी, समझने में उसको गलती की होगी, कहीं ना कहीं जबरदस्ती उसका कुछ गलत किया होगा, ना चाहते हो भी अननोइंगली किया होगा, तो पहली गलती तो हमारी खुद की नज़र आती है कि मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका कटघरे में कौन होता है, पेरेंट्स ही होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ये सब चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के चलना है। तो इसलिए मैंने कहा तुम लोग के लिए वैलेंटाइंस क्या होना चाहिए, जब तक कि अपने पैर पे खड़े ना हो जाओ, पुस्तक कापी तुम्हारा वैलेंटाइंस डे। बाकी और भी है तो कोई नुकसान नहीं, 18 साल से ऊपर हो अपने हिसाब से लाइफ जी सकते हो, लेकिन मैंने फिर से कहा है कि उसके कारण से आपके किसी क्लोज को दुख ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अदरवाइज आपकी खुशी किसी का दुख का कारण बनती है तो खुशी फिर फलेगी नहीं, खुशी फिर फलेगी नहीं। जैसे मेरे बीएससी कर रहा था तो 2 रूम क्लासमेट थे बीएससी में, डोंगरगढ़ से, एक मुस्लिम थी, एक आपका लड़का हिंदू था, दोनों ने भाग के शादी कर ली। आज तक वो डोंगरगढ़ नहीं आ पाए, ठीक है, लड़का फिर बाद में एमसीए करके अच्छी जॉब में आज विदेश में रहता है, लेकिन उस बेटी को कभी भी अपने घर आने नहीं दिया गया, ठीक है, पढ़ने में अच्छी थी लड़की, तो कहीं ना कहीं वो आज भी मम्मी पापा उसके एक्सपायर भी कर गए, वो भी नहीं आने दिए। एक बार लड़का डोंगरगढ़ से जब उसके पापा एक्सपायर किए तो आया था, लड़के वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लड़की वालों के जो दूर के थे उन्होंने अच्छी खासी पिटाई कर दी बेचारे की। जैसे पता चला कि वो शहर आए, वो भी 5-10 साल बाद आए तो भी पिटाई कर दी। मतलब 10 साल पहले जो घटना हुई थी, 10 साल बाद भी उसके दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि भैया 2 लोग अपनी मर्जी से शादी किए, खुश होकर के रह रहे, उसके बाद तुम लोग को चुपचाप हो जाना चाहिए, है कि नहीं? दोनों रह रहे, दोनों कोई समस्या नहीं है, तो तुम कौन होते हो समाज को डिफाइन करने वाले? लेकिन बेचारा आया था 5-7 साल वाला, तो भी उसको ठीक ठाक पिटाई कर दी उसकी, समझ रहे हो? तो ऐसे समाज चलते हैं। मैंने कहा ना, समाज अभी यहाँ पे 2 लोग लड़ रहे होंगे, उसको मार काट कर रहे होंगे, कोई रोकने आता है क्या? नहीं आता है। रोड में कोई 2 लोग लड़ रहे हैं, किसी दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी शहर में खुलेआम लड़की को चाकू मार करके मार दिया जाता है, 10 लोग वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई रोकता है क्या? नहीं रोकता है। और 2 लोग प्यार से अपने हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे, अपनी मर्जी से उसको, कुछ दल है निकल आएंगे, डंडा लेकर के निकल आते, आज भी घूम रहे होंगे 2-4 फ्रस्ट्रेटेड लोग दुनिया के। पावर नहीं चाहिए होते, पावर अंदर से आती है। यदि तुम्हारी बेटी होती है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, तो किसी की तो बेटी है वो, तुम्हारी बेटी तो ताकत अपने आप आ जाती, वहाँ अपनी जान में खेल करके उसके लिए कूद जाते तुम। उस समय ताकत कहाँ से आई? क्योंकि हम दूसरों को दूसरा समझते, सबको अपना। वो भी तो किसी की बेटी है किस्मत ने, ठीक है, उसके मम्मी पापा उसके साथ वहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई तो है जो किसी की बेटी को वहाँ पे यही सोच करके कूद जाए कि मेरी बेटी है, ताकत अपने आप आ जाएगी, ऊपर वाला अपने आप दे देगा। लेकिन हम लोग नपुंसक समाज में रहते हैं, यानी मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है कि हम लोग नपुंसक समाज में रहते हैं, ठीक है। राजनेता और धार्मिक नेता लोगों को भड़काने के अलावा कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, सब अपने हितों के लिए ही जीते हैं। एनीवे, चलिए, और मैंने फिर से कहा, मेरे मतलब परमात्मा ही है। यदि प्रेम आप नहीं कर सकते तो परमात्मा की पूजा कितनी भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे थे, तो क्लाइमेट चेंज में हमारा किसमें आया था? उपाय, कॉन्सिक्वेंसेस तो हो गए थे हमारे, वही आएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग के आएंगे, मेजर्स।
तो उपाय में आते हैं पर डिस्कस करेंगे। अभी उसका मॉडल आंसर एक भेज देता हूँ, खुद से पहले उसको एनालिसिस करना आप लोग। इंटरनेशनल एफर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय उपाय देखेंगे, फिर राष्ट्रीय उपाय नेशनल एफर्ट्स, और फिर सामान्य उपाय आप लोग जो दे सकते हो कुछ तो दे सकते हो, जनरल एफर्ट्स। तो जो टेस्ट होता है उसमें कुछ चीज़ें लगता है कि नहीं मिल रही है, फैक्ट्स मिल रहा है, तो उसको उस तरीके से याद कर लो। इन फ्यूचर का भी उस तरीके से क्वेश्चन बन जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाने चाहिए। फैक्ट्स तो अनलिमिटेड है, टेस्ट का मतलब हमेशा होता है कि फैक्ट्स पूरे के पूरे बन जाए, वो ज़रूरी नहीं है। कुछ फैक्ट्स नए भी मिल सकते हैं टेस्ट में, दिल लग रहा है कि काम का है तो याद कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके क्लियर होते रहने चाहिए। तो पेपर को डिस्कस करेंगे जो कल टेस्ट लिया था उसका। तो इस तरीके से देखेंगे उपाय क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इंटरनेशनल एफर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है UNFCCC है, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या करती है, पूरा का पूरा स्टडी करती है, और मुख्य रूप से जो है आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्या करती है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के बाद क्या आएगा? फ्रेमवर्क। ठीक है, और ठीक है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ना, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज। आया समझ में? लिख लो, भूल जाओगे। दिमाग पे ज़्यादा भरोसा मत करना, थोड़ी देर बाद दिमाग से चीज़ें गायब हो जाएंगी, है कि नहीं? अभी लगेगा याद है, लेकिन कुछ दिनों बाद। तो UNFCCC जो है एक समझौता किया गया, और ये समझौता कब किया गया? फिर से 1992 में। 1992 का इम्पोर्टेंस क्यों है? कौन से समिट के लिए? रियो समिट के लिए। किसके लिए? आपके जो है रियो समिट के लिए, रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राजील है ना, रियो डी जेनेरियो, ये आपका ब्राजील में वहाँ पर हुआ था। इसको क्या कहते हैं? और है ना, सम्मेलन भी कहते हैं, फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। निशी और क्या नाम है, तुम कल टेस्ट क्यों नहीं दिए थे? काम से बाहर गए थे कि टेस्ट है करके भाग गए थे? सोच लो। हैं? क्या चले गए थे? क्यों? कौन छोड़ दिया था? तो 11:30 बजे के बाद मेरी क्लास थी। क्यों? शेड्यूल में तो डाला था मेरी क्लास है करके। हैं? 10 से 11 मैम उनकी क्लास, 1 घंटा लेट स्टार्ट होता है ना क्लास जो है, तो 11 से 12 मेरी क्लास रही होगी। चलिए, फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो इसी में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, वहीं पर आपका जो है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका उद्देश्य लिखिए, UNFCCC का उद्देश्य।
ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो इसकी स्थापना हो गई, कब हुआ था? लिखिए ऑब्जेक्टिव टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस, to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere to prevent dangerous anthropogenic interference, with the climate system. हिंदी में लिखिए, वायुमंडल में सांद्रता को स्थिर करना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करना ताकि जलवायु तंत्र में स्थिर करना ताकि सांद्रता को ताकि जलवायु तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप के खतरनाक परिणामों को रोका जा सके। आया समझ में? यूएनएफसीसी का उद्देश्य क्या समझ में आ गया ना? जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी जिम्मेदार कारक है उस पर ध्यान रखना ताकि उसको हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके फ्यूचर के लिए, है ना। इसका जो सेक्रेटरीट है वह बॉन में है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? इसका सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, वह बॉन में है। कहाँ पर है आपका? बॉन में। बॉन कहाँ पर है? कहाँ है आकांक्षा? सोचो कहाँ हो सकता है? जर्मनी। हाँ, जर्मनी में है, यूरोप के जर्मनी में। ठीक है, लिख लिया? यूरोप के जर्मनी में है। नेक्स्ट, इसका जो मुख्य सिद्धांत है, यूएनएफसीसी का मेन प्रिंसिपल क्या है? मेन प्रिंसिपल, मुख्य सिद्धांत, इसका जो है मुख्य सिद्धांत कहा, इसका लिखिए CBDR RC, लिख लो CBDR RC। फुल फॉर्म बताता हूं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड responsibilities and respective capabilities. हिंदी में लिखिए साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां,
एवं सापेक्षिक क्षमताएं, एवं सापेक्षिक क्षमताएं, क्या मतलब समझे? इसका मतलब बताओ भाई। साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, और क्या लिखवाया था आगे? ठीक है, एवं सापेक्षिक क्षमताएं, या सापेक्षिक क्षमता के अनुसार ये अपनी। पानी की बोतल भेजना, किस वो आया क्या सुनील आज? ठीक है ना, छोटी एक बोतल भेज देना पानी की। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ रहे हो बताओ? इस वर्ड्स का मतलब दिमाग लगाओ। अपनी क्षमता, ठीक है, तो ये समझ गया आदित्य, आदित्य समझ गया, सही समझाए। तुम लोग बताओ बाकी लोग। साझ, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, उनकी क्षमता के अनुसार, ठीक है ना। समझा दूंगा अपने शब्दों में, सरल शब्दों, लेकिन खुद की दिमाग लगाओगे तो क्या समझ रहे हो बताओ निशी? कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। एंड की जगह पे विथ कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, विथ रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। हिंदी में साझा जिम्मेदारियां, का मतलब ये है, जैसे कॉमनली देख, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, जैसे पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी है कि नहीं? किसी एक की थोड़ी है कि जयदी बचाएगा तुम लोग फ्री हो उससे, ऐसा तो नहीं है। तो कॉमन जिम्मेदारी हो गई पर्यावरण को बचाना हम सब के लिए, ठीक है। बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब ये है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। वो किसके अनुसार होगी? आपकी क्षमता के अनुसार, है ना। किसी को लग रहा है कि सुबह उठ कर, जैसे मुझे सालसी इंसान सुबह उठ करके पेड़ वेड़ में पानी डालने की सोचता नहीं है कभी, ठीक है। सुबह उठ के सिर्फ ये सोचता हूँ कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, ठीक है, और कुछ नई चीज़ कहाँ से और क्या पढ़नी है। तो मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, है ना। कोई बोले कि सुबह उठ करके गार्डनिंग कर दे, तो पॉसिबल मेरे लिए, जो मैं अपनी क्षमता जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक, है कि नहीं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि मैं पढ़ा लिखा करके तुम लोग को का अवेयरनेस दूँ, जनता को अवेयरनेस दूँ, क्योंकि मेरी क्षमता पढ़ाने लिखाने की है, गार्डनिंग करने की। इनको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए गार्डनिंग कर करके दो चार पेड़ उगा करके क्या करेगा? अपने घर में पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेगा। तुमको पानी बचाना अच्छा लगता है, किसी को और कुछ काम अच्छा लगता होगा। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां क्या हो सकती है? आपकी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे उसके तो देश के बारे में, तो यहाँ पे इस सिद्धांत में ये दिया गया कि सभी देशों की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे देश आ गया, राज्य आ गया, राज्य मतलब वही कंट्री के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि सभी राज्यों की अलग अलग, देशों की अलग अलग जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार क्या करे? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे। अब जैसे गरीब देश है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, अब उनसे बोले कि हम अभी से तुम तकनीक का यूज करके सोलर एनर्जी क्रिएट करो, तो उनके पास पैसा है नहीं, तो तकनीक कहाँ से आएगी? लेकिन अपने जंगल को बचा करके वो क्या कर सकते हैं? एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने के लिए एफर्ट लगा सकते हैं, तो वो काम करेंगे, है कि नहीं। भारत थोड़ा क्षमता है तो टेक्निक भी यूज कर रहा है, सोलर हम लोग क्या कर रहे हैं? शिफ्ट किधर होते जा रहे हैं? आपका रिन्यूएबल एनर्जी को शिफ्ट होते जा रहे हैं, है कि नहीं। 2070 तक जीरो इमिशन का टारगेट रखा है, लिखवाया था ना कहीं पे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सोच, हम अपना काम करें। तो ये आपका जो इसका मुख्य सिद्धांत है, थोपा नहीं गया है कि अब मैं बोलूँ कि सबको 1,000 रुपये देना ही है, तो डेफिनेटली आप लोग नाराज हो जाओगे कि मेरी क्षमता तो है नहीं देने की, मैं क्यों दूँ। जबरदस्ती थोपा जा रहा है तो आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बस ये बोलूँ कि अपनी क्षमता के अनुसार कंट्रीब्यूट कर दो, कोई 1 रुपये भी दे सकता है, कोई 10 रुपये भी, कोई 10,000 भी दे सकता है। तो आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से क्या कर सकते हो? वहाँ पे अच्छे से कंट्रीब्यूट
कर सकते हो। तो इसी तरह से जिम्मेदारी बांटी गई है सभी देशों को, सभी राज्यों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए। तो ये इसका मुख्य सिद्धांत है, किसी पे जबरदस्ती कोई चीज़ थोपी नहीं गई है। आया समझ में? तो ये ध्यान में रखना है। तो इसी को कहा गया वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद करके लिख लेना। तो यूएनएफसीसी का ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मुख्य सिद्धांत क्या है। अब जो यूएनएफसीसी है उसकी मुख्य जो निर्णय लेने वाली शाखा है, मुख्य निर्णय लेने वाली जो शाखा है, निर्णय लेने वाली जो संस्था है, उसका हम लोग कॉप सबमिट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉप सबमिट करते हैं। धन्यवाद। वैलेंटाइंस डे नहीं किया अपनी पत्नी को लेके? छुट्टी नहीं दी सर लोग ने? तुम कल ही छुट्टी मार लिए बेटा, एक दिन पहले ही मार लिए तुम फोन बंद करके। बंद करके मार लिया उसने। चलिए, तो कॉप का मतलब फुल फॉर्म क्या है ना? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और पार्टीज का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज से, और यहाँ पे पार्टीज का ऑफ विच आर मेंबर ऑफ यूएनएफसीसी। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है इसकी कौन सी की जो है, जो हर साल सम्मेलन आपका जो है ना, आपका एनुअल, इनका जो सबमिट होता है, एनुअल मीटिंग होती है, उसको हम लोग कॉप सबमिट्स करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्षिक बैठक होती है इनकी जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉप सबमिट करते हैं। आया समझ में? एनुअल हर साल होता है, प्रतिवर्ष क्या होती है? इनकी बैठक होती है। आया समझ में? तो उसको हम लोग कॉप सबमिट। तो सबसे पहले इनका कॉप सबमिट हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, अभी तो 30-20 हो रहा होगा। सबसे पहला हुआ था आपका, क्या बोल रहे हो? कॉप 1, ये 1995 में हुआ था बर्लिन में। कहा हुआ था? बर्लिन, 1995 में। यूएनएफसीसी 1992 में है, पहला सबमिट हुआ था आपका 1995 में। फर्स्ट मीटिंग आपकी जो है, तो पहला याद रख लेना है ना, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2-3 का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉप आपका 3 हुआ था, हाँ 2 का इम्पोर्टेंट नहीं, 3 का है जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। ये हुई थी क्योटो में। बर्लिन कहाँ पर है ना? जर्मनी में, राइट। नेक्स्ट हुई थी आपका क्योटो में, हाँ जापान। ये हुआ था आपका 1997 में। और यहीं पर एक बड़ा समझौता हुआ, इसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। आया समझ में? और इसी क्योटो प्रोटोकॉल में मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता, सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समझौता ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसमें सभी देशों ने 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य रखा। 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों में सभी देश क्या करेंगे? उत्सर्जन में, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, इंग्लिश में लीजिएगा रिडक्शन इन इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। 2012 तक रखा, बाद में 20 तक बढ़ा दिया गया। बाद में दोहा सबमिट हुआ था, तो बाद में 2020 तक इसको बढ़ा दिया गया। लेटर ऑन इट एक्सपेंडेड टिल 2020। इसी को रिप्लेस करने के लिए फिर पेरिस समझौता हुआ था, तो आगे देखेंगे। तो कॉप 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल। महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों के कमी के लिए
महत्वपूर्ण जो समझौता प्रोटोकॉल माना जाता है वह कौन सा है आपका? क्योटो प्रोटोकॉल, जो 2012 तक सभी देशों ने अलग अलग अपने हिसाब से ओवरऑल आपका 5.12 कुछ परसेंटेज का लक्ष्य रखा था, जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से कम हो जाए, ये लक्ष्य रखा गया था। तो वो डेटा अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत पुराना हो गया इस कारण से। लीगली ये क्या था? लीगली बाउंडेड था, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था आपका? कानूनी रूप से सभी देशों के लिए क्या था? लीगली बाइंडेड था आपका, जो कानूनी रूप से बाध्य था। हिंदी में लिखेंगे कानूनी रूप से बाध्य था। कानूनी रूप से क्या था आपका? बाध्य था। आया समझ में रखना है। उसके बाद कॉप 30, ये बाली में हुआ था। बाली जानते हो कहाँ पर है? ठीक है ना, इंडोनेशिया में बाली। इसमें मोस्टली इंडियंस लोग भी रहते हैं, इसलिए इसका नाम बाली है। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है और ये दूसरी दुनिया का आइलैंड लगता है। IAS बन जाओ तो जाने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो फिर बहुत पैसा कमाना पड़ेगा तब जा सकते हो। छत्तीसगढ़ तो घूम नहीं पाते हम लोग। लगेगा, इंडोनेशिया अलग कंट्री है ना, लगेगा कुछ लिबर्टी होगी भले, लेकिन लगेगा। तो बाली जो है, यहाँ पे इंडियंस लोग रहते हैं और ये इंडोनेशिया में एक आइलैंड है। इंडोनेशिया जानते हो ना, बड़े बड़े 3-4 आइलैंड है। एक सुमात्रा आइलैंड है, एक जावा आइलैंड है, फिर उसी के बाद आपका पड़ेगा सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड, सुमात्रा, जावा, बाली। इधर एक दो है, लास्ट एक छोटी सी कंट्री भी ईस्ट तिमोर करके, एक अलग से कंट्री यहाँ पर ईस्ट तिमोर। आ रहा याद एटलस में? खोल के देख लेना, ठीक है। खोल के मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम खुद ही देख लिया। दिख रहा है आपका? भारत के बाद ये वाला सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, और ये आपका छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर, यहाँ पे बाली होगा। तो बाली समिट हुआ था आपका यहाँ पर, इसमें क्लियर है। तो एटलस में जाके जरूर देखना बाली समिट। तो इसमें क्या था हमारा मेन? इसमें हमारा क्या था मेन आपका जो है, तो इसमें हमारा मेन था, लिखिए एक लाइन, एक्शन प्लान। टू 2007, 10 साल मान लो उसका फिर से। तो इसमें लिखिए प्लान बना गया, हिंदी में बाली कार्य योजना, बाली कार्य योजना बनाया गया है ना। रोडमैप फॉर कॉपरेशन, दीर्घकालिक सहयोग का रोडमैप। क्लियर हुआ? रोडमैप फॉर लॉन्ग टर्म कॉपरेशन। उसके बाद 2010 में आ जाओ। 2010 में कॉप का जो है कौन सा नंबर हो जाएगा? 16। ये हुआ था कानकून, मैक्सिको। कानकून मैक्सिको में हुआ था। कॉप 16। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। हरित जलवायु कोष की स्थापना। हरित जलवायु कोष की स्थापना। आया समझ में?
तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ये स्थापित किया गया, मतलब सभी देशों से उम्मीद की गई, या खास करके विकसित देशों से उम्मीद की गई, क्या करेंगे, एक फंड बना जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले परिवर्तनों को कम करने के लिए गरीब देशों को क्या करेंगे, विकासशील अल्प विकसित देशों को मदद करेंगे, नहीं, क्योंकि बस इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, पूंजी नहीं है, वो लकड़ी जला के खाना बनाएगा, क्योंकि गैस खरीदने की पैसे नहीं उसके पास, तो उसको जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक वो तो चूल्हा ही जलाएगा ना भाई, कोयला ही जलाएगा ना भाई, गैस की सप्लाई, गैस के लिए पैसे ही नहीं उसके पास। तो इस तरीके से की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ हेल्प करे तकनीकी और पूंजी से अल्प विकसित विकासशील देशों को, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तभी जा कर के हम अचीव कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों में इमिशन रिडक्शन को। आ रही बात समझ में? तो समझना है, रटना नहीं है, समझ गए तो फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारा 2015, कि 2012 में ख़त्म हो रहा था, लेकिन 2012 तक कोई भी हम लोग फिर से दूसरा उसके स्थान पर, क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर रिप्लेस करने लायक कोई समझौता नहीं हो पाया था, है ना। मतलब प्रयास चल रहा था कि 2012 तक क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट क्या हो रहा था आपका, जो है क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट खत्म हो रहा था, लेकिन 2012 तक कोई समझौता, फिर से नया समझौता नहीं हो पाया, किसमें, विकसित और विकासशील देशों के बीच में। क्यों नहीं हो पाया है? विकसित देश चाहते थे कि हम ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, मतलब हम भी विकासशील देशों के बराबर ही हमको भी समान क्या मिले, ग्रीन हाउस गैसों में इमिशन का अधिकार मिले। विकासशील बोलते तुमने तो पहले ही कर चुका अपना विकास, हमारा विकास करना बाकी है, हमारा अभी भी हमारे यहाँ गरीबी है, भुखमरी है, उनको ख़त्म कैसे करेंगे, तो विकास की गति हमें तीव्र करनी ही पड़ेगी, तब जा करके हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करने की जिम्मेदारी हमारी अभी नहीं होना चाहिए। तुम लोगों ने पहले ही अपना जो भी कांड किया है उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ रहा है, तो भुगतना भी तुम्हें ही, और हेल्प भी किसको करनी चाहिए, विकसित देशों को करनी चाहिए। लेकिन विकसित देश बोल रहा था कि हम भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम यदि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में लग जाएंगे तो हमारा विकास खुद रुक जाएगा। तो इस तरीके दोनों देशों में, दोनों विकसित और विकासशील देशों में क्या चल रहा था, आपका कॉन्फ्लिक्शन चल रहा था, मतभेद चल रहा था, तो इसलिए कोई भी समझौता नहीं हो पा रहा था। तो 2015 में जाके आपका COP21 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर एक समझौता हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस समझौता कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। ये डिटेल थोड़ा सा देखेंगे आगे, इसमें क्या है। ये लागू भले 2020 के बाद हुआ, लागू कब हुआ आपका जो है, पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट में एक लाइन लिख लीजिए, इसमें क्या मुख्य रूप से जो पॉइंट जिक्र किया गया पेरिस एग्रीमेंट का वो लिखिए। इसमें लिमिट वार्निंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लिमिट वार्निंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड। हिंदी में लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक या कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर रखा जाएगा। समझ गए इसका मतलब? ब्रैकेट में लिख सकते हो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से, फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? पूर्व औद्योगिक से कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें एक लक्ष्य रखा गया सभी देशों ने कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, कोशिश होनी चाहिए 1.5 से कम रखे, लेकिन 1.5 तो वही क्या था, देख लिया था हम लोग 1.46 देख लिया था ना कल परसों। तो 1.5 से कम रखने का प्रयास पूरा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो 2 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। ये लक्ष्य रखा है सभी देशों ने इस पेरिस एग्रीमेंट में। तो इसमें भी अभी आगे वही आएगा, CBDR वगैरह आएगा, इसमें भी जो है कॉमन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे सभी देशों अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया हुआ है। तो आगे पढ़ेंगे उसको।
आया समझ में यहाँ तक? ये कॉप 15 हो गया। जब उसके हाँ कौन सा वाला? ये तो लिखा है पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस में हो ना भाई। ठीक है, चले आगे। मैं इसलिए नहीं बताया, इतना तो समझ ही गए होंगे तुम लोग। पेरिस एग्रीमेंट का मतलब समझ गए ना? यहाँ पे स्थान के समझ में आ गया? पेरिस। तो कॉप 26 ये हुआ था 2021 में ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो कहाँ पर है? कहाँ है ग्लासगो राहुल? राहुल से उम्मीद कर सकता हूँ। फुटबॉल कहाँ है? फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम का नाम आता है? फुटबॉल में इंटरेस्ट से कम लोग का होता है, क्रिकेट वाले ज़्यादा होंगे। हाँ कॉन्टिनेंट तो यूरोप है। चलो नहीं, उसी के बाद पुर्तगाल। ग्लासगो जो है पुर्तगाल में आपका, जो कहाँ पर है आपका? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में लिख लो ग्लास, सॉरी पुर्तगाल नहीं पड़ेगा, ग्लासगो कहाँ पड़ेगा? ठीक है, ग्लासगो पड़ेगा स्कॉटलैंड में, सॉरी ठीक है, स्कॉटलैंड में पड़ेगा। ब्रिटेन है ये पूरा, ये ब्रिटेन का भाग है। ऊपर वाला होगा यहाँ पे ग्लासगो। स्कॉटलैंड एक अलग से ऑटोनोमस पार्ट है ब्रिटेन का। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लो, दिमाग में कंफ्यूजन लग रहा है। स्कॉटलैंड ही होना चाहिए वैसे तो, फिर भी क्रॉस चेक कर लो। स्कॉटलैंड ही है, स्कॉटलैंड, ठीक है ना? ठीक, चले आगे। इसमें एक लाइन लिख लो, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इसको कहा गया ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इसमें आपका जो एक समझौता है उसको कहा गया ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इसमें लिखिए फेसिंग डाउन। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में क्या है लिखिए, हिंदी में लिखवाता हूँ। फेसिंग डाउन इसी में इंडिया ने स्टार्ट किया था पंचामृत। बताया था उस दिन, हिंदी में लिख लो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। ये तो रहेगा ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो इसमें लक्ष्य क्या रखा गया? कोयले के उपयोग में कमी, करना है। और भारत ने इसी के बाद पंचामृत करके जो है, देखेंगे पंचामृत में 5 अमृत कौन कौन से है। अब आ जाओ 2024 में कॉप 29। 2024 में कॉप 29 ये आपका हुआ था बाकू में। ठीक है, कहाँ है बाकू? अजरबैजान।
अजरबैजान की कैपिटल है, तेल के लिए जाना जाता है, अभी जो है अजरबैजान की कैपिटल है, तेल के लिए जाना जाता है, बाकू। क्लियर है? ये आपका ईरान के ऊपर जाएंगे तो उधर सीरिया के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, एटलस जरूर खोलना घर में। ठीक है, बाकी मैं गूगल में जा सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बाकू है, इधर अजरबैजान दिख रहा है यहाँ पे। मिडिल ईस्ट में जाओगे तो ये इधर जॉर्जिया है, अजरबैजान उसी के बाजू में, कैस्पियन सी से लगा हुआ है, कैस्पियन सी से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, न्यू कलेक्टिव जी। इसमें लिखिए एक लाइन, फोकस ऑन क्लाइमेट फिनांस, फोकस ऑन क्लाइमेट फिनांस। जो क्लाइमेट फंड है उसको $300 बिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया। कितना रखा गया आपका जो है 300 बिलियन। क्लाइमेट फंड जो है ना हमारा, तो क्लाइमेट फंड को कितना बनाने का लक्ष्य रखा गया, लगभग $300 बिलियन। हिंदी में लिखे नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य, सामूहिक ना, सामूहिक के पहले नया आएगा, वैसे नया सामूहिक, न्यू है ना, न्यू कलेक्टिव का हो गया, न्यू का नया, कलेक्टिव का सामूहिक, क्वांटिफाइड का है मात्रात्मक लक्ष्य, गोल का है लक्ष्य। तो इसमें एक लाइन लिखी, जलवायु वित्त पर ध्यान, ब्रैकेट में लिख सकते हो $300 बिलियन का लक्ष्य रखा गया, $300 बिलियन। क्लियर हो गया? ये 24 में, 25 में COP30 हुआ, COP30 आपका ये हुआ आपका जो है 2025 में, कहा हुआ इसका बेलेम, ब्राजील, बेलेम ब्राजील। ठीक है, इसमें लिखिए 10th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, 10th एनिवर्सरी ऑफ एग्रीमेंट, कॉमा लगा के, फोकस ऑन अमेजन या अमेजॉन प्रिजर्वेशन, फोकस ऑन अमेजॉन प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन। हिंदी में लिखिए पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ, पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ। और हिंदी में आगे लिखिए अमेजन संरक्षण पर ध्यान दिया गया, अमेजन संरक्षण पर क्या दिया गया आपका जो ध्यान दिया गया। तो ये 2025 तक इतने हो चुके हैं, अगले 2026 में अभी होने वाला है COP31, या में किसी स्थान पर होगा। ठीक है, ये होगा 9 नवंबर को होगा 2026 में, जो भी चल रहा है। और ये है तुर्की, TURKIYE, नहीं वो टर्की नहीं है, तुर्की। ठीक है,
तुर्की एक्सपो सेंटर भाई आपका टर्की में है। हाँ, इसका स्थान है तुर्की में या टर्की बोलते वैसे तो है ना, टर्की में स्थान है अंटालिया। अंटालिया 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 में होगा 9 से 20 नवंबर के बीच में। आया समझ में? चलिए, उसकी कैपिटल क्या है टर्की की? इस्तांबुल। तो अभी टर्की के साथ भी हमारा थोड़ा सा तनातनी चल रहा है। तो भी चलिए, तो ये हो गया आपका COP 31। तो ये COP सबमिट होते रहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्या हो गया आपका जो है COP सबमिट हो गया। इस COP सबमिट के माध्यम से हम लोग जलवायु परिवर्तन को बचाने का काम कर रहे हैं। आया समझ में? चलिए, क्रिटिकल मैकेनिज्म, इसमें अब हम लोग आते हैं भारत की भूमिका क्या है COP में। तो इसमें COP UNFCCC का जो मैकेनिज्म क्या है काम करने की मैकेनिज्म, तो वही और CBDR वाला ही है वैसे, क्रियाविधि मैकेनिज्म COP। ठीक है, ठीक है, इसको पेरिस वही लिख लो, एक साथ ही दोनों काम हो जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट का अलग से पढ़ लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 कर दो, COP 21 इसको देख लेते हैं इसमें क्या, क्योंकि यही आपका अभी क्या चल रहा है हमारा, इसी को हमने 2020 के बाद से क्या किया हुआ है, लागू किया हुआ है ना। क्योटो प्रोटोकॉल, इसकी समय सीमा कब खत्म हुई? 2020 तक बढ़ाया गया था इसको, 2020 में समाप्त हो गया। तो 2020 के बाद अब कौन सा चल रहा है आपका? पेरिस एग्रीमेंट में जो चीज़ें बातें हुई थी वो चल रहा है। तो उसी को देखते हैं, तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, तो पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस कहाँ पर है? ठीक है, सिटी ऑफ क्या कहलाता है? सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ ब्यूटी, सुंदरियों का शहर कहलाता है। क्या कहलाता है? सुंदरियों का शहर। समझ गए? फैशन का शहर भी कहलाता है। हाँ, पिज्जा वहाँ का थोड़ी है, पिज्जा तो मेरे ख्याल इटली, पिज्जा तो इटली का है। ठीक है, इटली का, फ्रांस को इटली कहाँ पहुँचा दिए। चलिए लिखिए, पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या लिखिए? मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य पहला लिखिए, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल WELL टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा प्रीफरेबली, प्रीफर से बना हुआ है आपका जो है, प्रीफरेबली 5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रीफरेबली टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में, पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में
2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना और ठीक है, और प्रीफरेबिलिटी को क्या बोलेंगे भाई? प्रीफर करना। प्रीफर करने का मतलब क्या बोलेंगे? प्रीफर करते बोलते ना, इसको ज़्यादा प्रीफर करना। हाँ, मतलब वही एक 1.5 डिग्री लिख लीजिए और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने की कोशिश करना। हाँ, समझा दिया था मैंने अभी, जो थोड़ी देर पहले समझाया था ना, ये वाला कि कोशिश हमारी चाहिए होनी चाहिए 1.5 से कम ही रहे, लेकिन 2 से ज़्यादा ना बढ़े। दूसरा पॉइंट लिखिए, ठीक है, रिच ग्लोबल पीकिंग ऑफ पीकिंग PEAKING पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस गैस इमिशंस as soon as possible, is reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible। हिंदी में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम स्तर पर, ग्रीन हाउस गैसों के चरम स्तर पर जल्द से जल्द पहुंचना। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी लक्ष्य रखे जाए ग्रीन हाउस गैस किया जाए। नेक्स्ट, sources achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks, in the sinks, SINKS, कार्बन सिंक वाला, by sinks in the second half of the century, हिंदी में लिखिए, शताब्दी के उत्तरार्ध तक उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन तो ये लक्ष्य ऑब्जेक्टिव रखे गए आपका जो पेरिस एग्रीमेंट्स के। आया समझ में? चलूँ आगे, है ना? आएगा पेरिस एग्रीमेंट, इसलिए इसको डिटेल, इसके 3 पिलर्स है। इसके भी क्या है? पेरिस एग्रीमेंट के इसके भी 3 पिलर, 3 स्तंभ, 3 पिलर्स, 3 पिलर माने गए। 3 की जगह 4 कर लेना, 4 पिलर्स। पहला है आपका मिटिगेशन, हिंदी में समन कहते हैं। ये वर्ड आते रहेगा आगे, डिजास्टर मैनेजमेंट,
दूसरा है एडॉप्टेशन, अनुकूलन। फिर है आपका फिनांस, और उसके बाद है ग्लोबल स्टॉक टेक, ग्लोबल स्टॉक टेक। जीएसटी है, लेकिन ये वो वाला जीएसटी नहीं है। हिंदी में स्टॉक टेक एक साथ है, ग्लोबल स्टॉक टेक। हिंदी में क्या लिखोगे? वैश्विक ठीक है। स्टॉक टेक का क्या होगा देखना हिंदी वर्ड यार, वैश्विक आकलन, वैश्विक ग्लोबल, वैश्विक आकलन या समीक्षा करके वर्ड यूज कर सकते हैं वैसे तो। स्टॉक टेक आकलन, स्टैक, हाँ ग्लोबल स्टॉक टेक ही आ रहा है, स्टॉक टेक ही लिख लो, वैसे वैश्विक आकलन वगैरह लिख लो, आकलन या समीक्षा करके, मतलब समय समय पे समीक्षा करते रहेंगे, वैश्विक रूप से 5 वर्षों में समीक्षा करेंगे, तो वैसे रिव्यू कर, हाँ वही एनालिसिस, समीक्षा कर लो। स्टॉक टेक के लिए आकलन या समीक्षा, वैश्विक आकलन करना या समीक्षा करना, समय समय पे आकलन या समीक्षा करते रहेंगे, ठीक है। तो ये 4 वर्ड पहले याद रखना है। मिटिगेशन का मतलब क्या समझते हो? हिंदी में तो समन लिखा है, शब्दों में मिटिगेशन का मतलब कम करने से है, किससे आप क्या जो है कम करने। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, हाँ लिख ले, नेशंस सबमिट, नेशंस, इसमें लिखिए एक लाइन, जितना लिखवा रहा हूँ क्लास में उतना ही याद करके रखना है, उतना ही काम आएगा। नेशन सबमिट, नेशन सबमिट्स एनडीसी, ये वर्ड आते रहेगा आगे बहुत, ये वाला वर्ड रट लेना, नेशन सबमिट, नेशन सबमिट एनडीसीज, एनडीसीज का फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिखियो, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ब्रैकेट क्लोज, every 5 years to reduce emissions, every 5 years to reduce emissions। हिंदी में लिखिए प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में उत्सर्जन कम करने के लिए राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, एनडीसी लिख देना, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान ब्रैकेट में एनडीसीज, योगदान ब्रैकेट क्लोज, योगदान को घोषित करना, को घोषित करना, सबमिट्स को यहाँ पे घोषित करने में। तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा था यूएनएफसीसी का सिद्धांत क्या है, सीबीडीआर आरसी, ये पढ़ा था। इसमें आपका जो है डिफरेंशिएटेड कंट्रीब्यूशंस, आपका जो है डिफरेंशिएटेड रेट में था। तो पेरिस समझौते में ये एनडीसी वर्ड आया ना, राष्ट्रीय नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, मतलब हर देश अपने अपने हैसियत के हिसाब से
क्या करेगा, लक्ष्य निर्धारित करेगा। एनडीसी का मतलब क्या हुआ, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब थोपा नहीं गया है, जिसकी जितनी औकात है किस चीज़ के बारे में, ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने के लिए, जिसकी जितनी इच्छा है। यदि भारत चाह रहा है कि 2030 तक 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा, भारत ने कितना रखा हुआ है, 2070 तक नेट जीरो, तो ये भारत ने अपनी इच्छा से रखा है 2070 तक नेट जीरो लाएंगे। आया समझ में? तो इसी को एनडीसी कहा गया। तो सभी देशों ने अपने अपने हिसाब से एनडीसी गोल टारगेट सेट किए, और उसका हर 5 सालों में क्या करते रहेंगे सभी देश कि भाई टारगेट तो रख लिया 2070 तक इतना करेंगे, लेकिन 5 सालों में कितना अचीव किया उसकी रिपोर्ट जारी करते रहेंगे सभी देशों के सामने। विश्व स्तर पर आपका यूएनएफसीसी के अंतर्गत कन्वेंशंस में क्या करेंगे, वो बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे, स्वैच्छिक से अपने ही इच्छा से करेंगे, कोई दबाव वगैरह नहीं है यहाँ पर। आई ना बात समझ में? मतलब बहुत ज़्यादा बाइंडेड नहीं है, मतलब यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार दी गई, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि उसके साथ गलत हो रहा है। आ रही ना बात समझ में? तो इसको एनडीसीज के रूप में डिफाइन किया गया। तो हाँ, लीगली बाउंडेड का मतलब है कि मानना सभी को है, लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो हाँ अपने अपने तरीके से, वो भी लीगली, उसमें भी वैसे दिया गया था, सबके अलग अलग, विकासशील के अलग लक्ष्य दिए गए थे, विकसित के लिए अलग अलग दिए गए थे। तो वह थोड़ा सा कॉमन कर दिया गया था, विकसित लोग इतना कम से कम करेंगे। हाँ, यहाँ पे अपने हिसाब, अपनी इच्छा पे छोड़ दिया गया, ठीक है, वहाँ पे ताकि ग्रुपिंग कर दिए। डेवलपिंग कंट्रीज से तो लगभग इतना अचीव करने की कोशिश करेंगे, और डेवलप्ड है तो थोड़ा इतना करेंगे, डेवलप्ड लोग ज़्यादा करेंगे क्योंकि उन लोग अपना विकास कर चुके हैं। तो इसीलिए फिर नए वाले में सहमति जल्दी बन नहीं रही थी, तो फिर ये वाला रास्ता निकाला गया कि भाई तुम्हारी जितनी इच्छा है उतना कंट्रीब्यूशन अपने हिसाब से दे सकते हो। आया समझ में? दूसरा है एडॉप्टेशन। इसका मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, हाँ क्या होता है खुशबू, क्या होता है बताओ? अनुकूल नहीं, अनुकूलन, हाँ, अपने आप को ढालना है ना। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अडॉप्टेशन का मतलब अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना, है ना। जैसे तुम लोग घर से बाहर अभी पहली बार जो निकले होंगे, तो यहाँ का खाना है ना, घर के बाहर का खाना पहली बार थोड़ा टिफ़िन या नहीं बना, खुद नहीं बना रहे हो, तो जो खुद का हाथ का है तो भी थोड़ा सा, घर में तो मम्मी बना बना के खिलाती थी मस्त मस्त, कभी टेंशन नहीं रहा। जब घर से बाहर निकले तो टिफ़िन और खुद का बनाना खाना, तो आपने कुछ दिनों तक तो इरिटेशन हुआ होगा, मैं घर की याद आई होगी। उसके बाद फिर अपने क्या किया, धीरे धीरे करके भाई कि भैया है ना, फिर वही स्टूडेंट्स के 5 गुण बताया था मैंने, क्या था, काक दृष्टि, क्या था भाई, भूल जाता हूँ मैं, कविता कहानी मुझे याद नहीं रहती, इसलिए मैं हिंदी लिटरेचर का अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, समझ गए? क्या था, काक चेष्टा, तुम बताओ उसको, संस्कृत वाली, घर में तो पूजा पाठ करते हो, संस्कृत पता होगा ना थोड़ा सा। काक चेष्टा बको ध्यानम, है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम, और क्या था, स्वानिद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, बताया था, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा गृह, और क्या था बीच में, अल्पाहारी और गृह त्यागी। छात्र या शिष्य के 5 गुण बताए गए। छात्र में स्टूडेंट्स में, जो पुराने समय के गुरुकुल थे उसमें एक अच्छे शिष्य के लिए, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, छात्र के लिए 5 गुणों का होना बताया गया था। पहला है आपका काक चेष्टा, समझ गए, कौवे के समान क्या होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, है कि नहीं? तो कौवा की चेष्टा कैसे होती है भाई, उदित बताओ?
वो तो एक तो कहानी थी। तब घड़े में पानी कम था तो उसने पत्थर डाल डाल के पानी को क्या किया, ऊपर लाया। ठीक, मतलब इच्छा, इतनी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। तो कौवा जिस चीज़ को पाने की कोशिश करता है उसे काँव 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 करके आगे पीछे घूमते रहता है, ठीक है, और मौका मिलते ही उड़ जाता है। तो उस तरीके से तुम लोग में क्या होना चाहिए, किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा होनी चाहिए। तो आईएएस बनना है तो काक चेष्टा होनी चाहिए, जिसको हम लोग डिटर्मिनेशन कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जुनून जब तक नहीं रहेगा तब तक किसी चीज़ को हासिल ना। लेकिन जुनून का गलत मतलब नहीं निकालना। जुनून का मतलब है कि पॉजिटिव सोच के साथ, उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो फिर जुनून का मतलब परेशान भी हो जाता है आदमी। तो सुकून के साथ अच्छे से मेहनत करना, परेशान होकर के मेहनत करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए धैर्य के साथ, सुकून के साथ, खुशी के साथ। अब टेंशन में दुख होकर के तैयारी कर रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो मैंने कहा ना, अपने आप को जितना खुश रख सको, आनंदित रख सको, रखना है। उसके बाद तैयारी स्टार्ट करनी है। ये मत सोचना कि बन जाएंगे तब खुश होंगे, तो फिर कभी नहीं बनोगे। खुश होगे तो ज़रूर बन जाओगे। हर क्षण खुश रहने की आदत अपने आप को डाल दिए, किसी भी परिस्थिति में मस्त रहने की आदत डाल दिए तो ज़रूर बन जाओगे। समझ गए ना। हम लोग उल्टा सोचते हैं कि यार बन जाएंगे तब खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तो फिर वो मुश्किल है। लेकिन रोज़ आनंदित रहोगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी, कोई टेंशन तनाव नहीं होगा दिमाग में, तो अपने आप आज नहीं तो कल बनी। तो काक चेष्टा होना ही चाहिए। बगुला जानते हो ना, व्हाइट कलर का होता है। तो क्या करता है, दूर से पानी के अंदर नजर गड़ाता है, तुरंत पानी के अंदर चोच उतना। को ध्यान का मतलब क्या होना, फोकस्ड। क्या होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, है ना। एक गीत का होता है, उसकी भी नजर क्या होती है, बहुत होती है दूर नजर, बाज। समझ गए। तो फोकस्ड होना चाहिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से, अर्जुन को सिर्फ क्या दिख रही थी, मछली की आंख, मछली की दिख रही थी कि चिड़िया की दिख रही थी तो पता नहीं, लेकिन चिड़िया की आंख दिख रही होगी। चिड़िया, मछली वहां ऊपर कहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जनरली वो चिड़िया की आंख है, बाकी कुछ लोगों ने मछली की आंख बना दिया होगा, बात अलग है, ठीक है। हाँ, मछली की थी। अच्छा, ऐसा कुछ था। चलिए, जो भी समझ लो, मतलब फोकस था कि हाँ आंखें दिख रही थी उसको, बाकी आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो ये होना चाहिए। स्वानिद्रा का मतलब कुत्ते के समान निद्रा होना चाहिए। थोड़ा सा आहट सी हो तो उठ जाता है, ठीक है। मतलब अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, कि बहुत इतना मत सो जाओ कि लक्ष्य को भूल जाओ, है ना। हालांकि मैंने फिर से कहा कि थोड़ा सा नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है स्टूडेंट लाइफ में, है ना। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ किए तो पढ़ाई कितना भी कर लो फिर याद नहीं होंगी चीज़ें, मानसिक रूप से अब कहीं ना कहीं। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, वो देख लो बोर्ड, सबकी अपनी अपनी बायोलॉजी का रिक्वायरमेंट। ये नहीं कि सेलेक्टेड ने कहा कि मैं 4 घंटा सोती थी या सोता था तो तुम भी 4 घंटे सो करके बन जाओगे, ऐसा नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ 7-8 घंटे नहीं सोता हूँ तो काम नहीं कर पाता हूँ, ये मैं स्वीकार कर चुका हूँ। इसलिए दुनिया जा तेल लेने 7-8 घंटे सोना है तो सोना है, ठीक है। तभी जाकर के दिन भर मैं फ्रेश रहता हूँ और अच्छे से पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो इसलिए कभी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। अपने शादी में भी फेरे लगाने से पहले मैं एक तो रूम में गया और 1-2 घंटे सो के आ गया था। मतलब तुम लोग तैयारी करते रहो तो मैं 2 घंटे नींद मार के आता हूँ, ठीक है। अब वो क्या है ना, नींद में इतना आदमी पागल टाइप का लगता, ठीक है। जैसे मैं सिस्टर की शादी में रात को ठीक ठाक जगह था, क्योंकि जिम्मेदारियाँ होती सिस्टर की शादी में। तो मुझे याद है कि सुबह जब बाइक लेके मैं जा रहा था, मुझे ब्रेकर नज़र नहीं आ रहे थे। नींद में तो नींद में गाड़ी चला रहा था, ऐसी जम की गाड़ी, वो तो गनी मतलब गिरते गिरते बचा। तो समझ में आया कि नींद इतनी ज़्यादा है कि ब्रेकर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। तो नींद आधे नशे के समान हो जाता है, नींद नहीं आती पूरी होती तो। इसलिए स्टूडेंट को पूरा सोना चाहिए। तो यहाँ पे
कुत्ते के समान निद्रा का मतलब है कि आप इतना भी ना सो जाओ, निश्चिंत सोना है, थोड़ा सा चिंता कि भी ये कल एग्जाम है तो इतना रिवीजन करना है, इतना पढ़ करके खत्म करना ही करना है, इतनी चिंता नहीं होगी तो काम। साइकोलॉजी में भी कहा गया, मनोविज्ञान में, कि हल्की चिंता होनी चाहिए, हल्का तनाव होना चाहिए, एकदम बेफिक्र निश्चिंत हो गए तो भी वो नुकसानदायक है। तो फिर तो निश्चिंत हो गए तो फिर कभी चिंता ही नहीं रहेगी पढ़ना वढ़ना करके। तो हल्का तनाव हमेशा ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा बहुत कम भी नहीं। और अल्प हो गए तो फिर से क्या होगा, नींद भी आएगी, शरीर भी खराब होगा, डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, एसिडिटी होगी, तो पढ़ने में ध्यान लगेगा क्या? समझ गए ना भाई? कम खाना चाहिए। हिंदी में भी भाई आपका कम खाने वाला, अल्पाहारी का अल्प मतलब कम, और हारी का मतलब कम खाने वाला, मतलब कम खाना, जितनी शरीर को ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उटपटांग चीज़ें खा लोगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, तो पढ़ाई फिर आपकी क्या होगी? तो उतना खाओ कि आपका शरीर स्वस्थ रूप से काम कर सके, फालतू इधर उधर की चीज़ें। और गृह त्यागी का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई करना तो घर तो त्याग करना ही पड़ेगा, के अंदर ही सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो है कि नहीं? घर से बाहर आए हो ना अभी पढ़ने के लिए, तो वो भी कई लोग नहीं रह पाते घर से बाहर, कई लोगों को होम सिकनेस होता है, कुछ दिन रहेंगे फिर मम्मी पापा याद आने लगते हैं, फिर घर से बाहर आदत नहीं होती, तो उन लोग को भी नुकसानदायक होता है। जैसे एक दो फ्रेंड है मेरे, उसके घर वाले कभी बाहर भेजते ही नहीं थे, अभी भी नहीं रह पाता हो। तो जब तक भेजोगे नहीं, एक बार हॉस्टल लाइफ जरूर जीनी चाहिए लाइफ में, ठीक है? तो फिर बहुत सारी चीज़ें अपने आप, डिसिप्लिन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं हम लोग। तो गृह त्याग करने वाला होना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है बाहर पढ़ने जाने की तो मोह माया छोड़ करके पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये 5 चीज़ याद रखनी है। तो अनुकूलन हो गया आपका, अपने आप को ढाल लेना। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए अनुकूलन में, इनहैंसिंग एडॉप्टिव कैपेसिटी, इनहैंसिंग adaptive capacity, comma, enhancing adaptive capacity, comma, strengthening resilience, enhancing adaptive capacity, strengthening resilience, and strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, हिंदी में लिखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, कॉमा, मजबूत सहन क्षमता, मजबूत सहन क्षमता एवं संवेदनशीलता में कमी करना, संवेदनशीलता में कमी करना। इसका मतलब समझ गए कि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, तो अब हमारे लिए क्या हो गया, एक घटना हो गई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके अनुसार फिर हम कैसे अपने आप को ढाल सके, अपने आप को मतलब जीव जंतुओं को, वनस्पति को, कृषि को, खुद अपने आप को भी ढालना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एसी की आदत डाल दोगे तो भी थोड़ा देर धूप में भी खड़ा रहा करो, है ना, कि 24 आवर्स, तो थोड़ा बहुत धूप सहने की क्षमता भी अपने वृद्धि होनी चाहिए, थोड़ा बहुत धूप में घूमने की क्षमता भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाओगे शारीरिक रूप से, तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो शहीद जल्दी हो जाओगे, बीमारियां जल्दी होंगी तुम लोग को, है कि नहीं? तो हमें क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग मनुष्य को, खुद को और बाकी भी एटमॉस्फेयर की चीज़ें, उसको सहन क्षमता में वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि उसके अनुसार हम क्या कर सके, ढाल सके। आई बात समझ में? तो ये हो गया एडॉप्टेशन। नेक्स्ट है फिनांस। तो बिना पैसे का तो कुछ नहीं होता है कि नहीं? तुमने लक्ष्य बनाया IAS बनना है,
कोचिंग करना है लेकिन पैसे नहीं होगा, घर वाले नहीं दे पाएंगे तो कैसे कर पाओगे, तो इसीलिए फिनांस का जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट इसीलिए क्या दिया हुआ है, फिनांस। तो इसके लिए हमने कौन सा बनाया हुआ है आपका, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड। क्या बनाया था, ऐसे कुछ था ना, ग्लोबल क्लाइमेट फंड बनाया हुआ है ना। कौन से सम्मेलन में बनाया था, तो इस शुरुआत में जो बनाया गया था $100 बिलियन का बनाया गया था। क्या था, ग्रीन क्लाइमेट फंड। कौन से इसमें बनाया था, तो $100 बिलियन पर ईयर का लक्ष्य रखा गया था इसमें। उसी का कितना करना है, 300 कुछ करने का लक्ष्य रखा हमने, है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है आपका, विकसित देशों द्वारा, इसमें लिख लीजिए एक लाइन, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड financial resources to assist developing countries। हिंदी में लिख लिया, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये सब लक्ष्य रखा गया, इस पे काम करेंगे। और लास्ट है हमारा ग्लोबल स्टॉकटेक में लिखिए, मैकेनिज्म टू एक्सेस, इसमें लिखिए मैकेनिज्म। ये मैं आप लोग को क्रक्स लिखवा रहा हूँ, है ना, कोर। ये इतना तो कम से कम आपके दिमाग में 24/7 आवर्स, पेरिस एग्रीमेंट जब आए तो ये सब जितना पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपके दिमाग में होना ही चाहिए, राइट। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस में लिखना हो। इसमें लिखिए अ मैकेनिज्म टू एक्सेस कलेक्टिव प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल्स, a mechanism to access collective progress towards the goals every 5 years। हिंदी में लिखिए लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए, लिखवा देता हूं, सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए 5 वर्षीय समीक्षा करना या 5 वर्षीय समीक्षा चक्र। हिंदी इंग्लिश में लिखा मैकेनिज्म टू एक्सेस कलेक्टिव प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल्स एवरी 5 ईयर्स। मतलब वही कि हर 5 सालों में क्या करेंगे, हम अपने गोल का रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। भाई कि बना तो दिया है ना, तुम लोगों ने भी बनाया हुआ, साल भर में इतना काम करना है, तो बीच बीच में सोचते होंगे ना कि कितना हमने काम किया नहीं किया, है ना। केतन, जल्दी नौकरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। जो भी टारगेट रखा है साल भर में नौकरी हासिल करने का, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बीच बीच में सोचना पड़ेगा कि क्या मैं उतनी मेहनत कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा सो तो नहीं रहा हूँ, ज़्यादा घूम तो नहीं रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये सब रिव्यू करते रहोगे तब जाके काम होगा। इंडी में ज़्यादा हो गया क्या, यस सर बोले कि नो सर बोले, हाँ क्या बोले, यस सर बोले कि नो सर बोले। चलिए, तो एक क्लास तो लेना ही पड़ेगा मेरे को, तो एक क्लास करेंगे, उसके बाद ख़त्म करेंगे मंडे को ये टॉपिक, ठीक है। फिर ऑप्शनल की क्लास लूँगा मैं कुछ दिनों तक रेगुलर, ठीक है। एक क्लास और रहेगी इसी का आगे, और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, टॉपिक बायोम करके भी पढ़ाना है मुझे, तुम याद दिला देना है। एक बायोम टॉपिक पढ़ाना है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे तो भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बायोम। तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ दिनों तक ऑप्शनल की ही क्लास, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा देखेंगे, और इसमें इकोनॉमी में 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा वो देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और
जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह क्लास जो है ये होली के बाद मैं स्टार्ट करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास। फिर वही सर आपके सप्ताह में 1 या 2 दिन साइंस एंड टेक भी कवर कर देंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो बहुत ज़्यादा इच्छा रखे हुए पढ़ने की, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होली के तुरंत बाद रहेगी। ठीक है, तो होली के बाद फिर आपका